बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 12 के स्टूडेंट हैं फेडरल बोर्ड के, उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इंग्लिश का जो मॉडल पेपर दिया है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर, उसकी एमसीक्यूज़ की आंसर की है जो आपका न्यू करिकुलम है 2022-23, यानी जिसके मुताबिक अभी आपका फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 के पेपर होने हैं। और पहले आपका जो करिकुलम चल रहा था वो 2006 था, अभी उन्होंने चेंज करके 2022-23 कर दिए हैं। इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ की आंसर की है तो एमसीक्यूज़ में वो ग्रामेटिकली ज़्यादातर आते हैं, स्लो बेस जो आपको होते हैं। तो मैं आपको रूल के साथ ये एमसीक्यूज़ समझाता हूँ। सारे इसकी आंसर की मैंने बनाई है, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आपने कमेंट कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है, पहला एमसीक्यू है जो लिटल चिप्स लाइट्स ग्रेट फायर्स, यानी जो छोटी चिंगारियाँ होती हैं वो बड़ी आग भड़का देती हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। आप चिप्स छोटे टुकड़े कहते हैं, चिंगारियाँ कह सकते हैं। लाइट, अब लाइट जो होता है रेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है लेट, लेट होती है। ये इरेगुलर वर्ब है, सॉरी मैं रेगुलर बोल गया, इरेगुलर वर्ब है। तो ये क्या है, यानी वर्ब है ये। ठीक है, अब देखो लिटल चिप्स लाइट ग्रेट फायर्स, यहाँ पे देख ये लिटल चिप्स छोटी चिंग, लिटल एडजेक्टिव होते हैं, चिप्स सब नाउन है। आगे यहाँ पर ये लाइट क्या है, वर्ब है। आगे फिर ग्रेट फायर्स है, अगर ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है ग्रेट। तो यहाँ पर जो उसने बोला था आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लाइट क्या है, ना नाउन है ना एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब। अच्छा आगे है आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, दोज आर द बुक्स विच आई बोरोड फ्राम हर, यानी ये वो किताबें जो मैं उससे उससे उधार ली थी। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस है। तो अब देखें दोज विच आई हर। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मैंने शो करना या मीनिंग से ज़रा होता है, इशारे के ज़रिए इंडिकेशन के ज़रिए शो करते हैं। दिस दैट दीज दोज, ये चार लफ्ज़ यूज़ होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अब यहाँ देखो जो है ना, दोज नाउन के बगैर है तो ये क्या है, प्रोनाउन। अगर नाउन के साथ आता तो ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा विच, अब यहाँ पर उसने पूछा विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, बुक्स के साथ नाउन के फ़ौरन बाद आता है, उससे रिलेट कर रही है, पूरी क्लास की तरह होता है वो रिलेट कर रहा होता है। तो बुक्स के विच जो है नाउन के फ़ौरन बाद है, तो ये यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। आई पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, और हर भी पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इंडिकेशन होती है किसी चीज़ को शो करना इशारा के ज़रिए, तो क्या है, दोज। ठीक है, अच्छा अगर दीज बुक्स दोज बुक्स होता ना तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होता, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। अच्छा आगे तीसरा एमसीक्यू है ये, चूज़ अ सेंटेंस विद द करेक्टली यूज़ एन इंटरजेक्शन, यानी इंटरजेक्शन का सही यूज़ किया हुआ है उसका आपने बताना। आउच स्टेप्ड ऑन थॉर्न, ठीक है, आई स्टेप्ड ऑन थॉर्न, यानी मैंने कांटों पर पाँव रख दिया। ठीक है, और ये दर्द होता है, आउच बंदा करते हैं। ठीक है, या वाओ आई फील सो सैड अबाउट द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर। अब देखो वाओ कहते हैं आप, वाओ खुशी के इजहार के लिए कहते हैं, यहाँ पे इसने क्या सैड, यहाँ पे सैड यानी फेलियर पे आप खुशी का इजहार तो नहीं करते। अच्छा, अपोज कंग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। ठीक है, अब ये भी होती है, ये कंग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन, ये अफवाह होती है, गलती करना कोई होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कंग्रेचुलेशन पे वाव वगैरह करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो अपोज उसमें सेंस में यूज़ नहीं होता है, गलती के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अलास यू डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब अफसोस ये आपने एक अच्छी जॉब यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी प्रोजेक्ट पर आपने, तो उसके लिए अफसोस तो नहीं करते। ठीक है, उसके लिए अलास का वर्ड तो यूज़ नहीं करते। ये देखो तीनों गलत रॉन्ग यूज़ हुए हैं। ठीक है, जो अपोजिट यूज़ हुआ है इसका रॉन्ग यूज़ हुआ है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ है ये तीनों। तो ये पहले जो है ना, आउच आई स्टेप डाउन थॉर्न, इनमें कांटों में पाँव रख दिया, इसमें आपने मेरे पाँव में कांटे चुभ गया, इसका ये मतलब है। तो आउच करते हैं तो ये इसको करेक्ट, ये सही बनता है, इंटरनेशनल का करेक्ट यूज़ है, उसने करेक्ट यूज़ बोला था। ठीक है, ये सारे अपोजिट रॉन्ग यूज़ हैं। ठीक है, ये करेक्ट यूज़ आउच बनता है, ये इसका पहला ऑप्शन है। अच्छा आगे है, आपने देखें रूल को समझने और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आप खुद अंडरस्टैंडिंग से भी बात समझ आती है, आपका देखो मीनिंग आपको पता हो, इंटरजेक्शन आप में वाव कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी। इंटरजेक्शन के आपको रूल आते हैं और टाइप्स आती हैं, तो ये मसला नहीं होता।
इस तरह ग्रामर की चीज़ें आती हैं तो मसला नहीं, आपको मिलते जुलते MCQs आ जाते हैं। तो आगे है नंबर 4 पे है कीप गोइंग इन स्पाइट ऑफ द सेटबैक्स, यानी ख़राबियों के, यानी कीप गोइंग यानी आपने हालात की सख्तियों के बावजूद यानी आपने कीप गोइंग यानी जारी रखें इन स्पाइट ऑफ सेटबैक्स, यानी ख़राबियों के बावजूद आपने कीप काम जारी रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें द अंडरलाइन पर प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन अंडरलाइन कौन सी है? सिंपल प्रपोजिशन है, डबल प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। अब यहाँ पर देखें पार्टिसिपल और चीज़ होती है, ठीक है। पार्टिसिपल जो होता है फॉर या ING यूज़ होती है या थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होता है, वो पार्टिसिपल होता है। अच्छा, अब डबल प्रपोजिशन ये नहीं होती, डबल प्रपोजिशन कोई ग्रामेटिकली नहीं होती। सिंपल प्रपोजिशन जो एक वर्ड होती है, अब कम एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है तो वो कंपाउंड इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है इन स्पाइट ऑफ। अब ये देखें ये क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन जो एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है उसको कंपाउंड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो वो कंपाउंड होती है। अच्छा, आगे नंबर 5 पे है ही स्टेड होम डैश इट वाज रेनिंग हैवली, यानी वो घर पे रहा क्योंकि बारिश तेज़ी से हो रही थी। चूज़ अ कंजक्शन दैट प्रॉपरली लिंक्स द आइडियाज़, यानी आइडिया के साथ जो लिंक कर रहे हैं। अब देयर फोर क्या था? इस वजह से ये रिज़ल्ट होता है, ये रिज़ल्ट को शो करता है। बट जो होता है ना, लेकिन वो कंट्रास्ट को शो करता है, सो भी रिज़ल्ट को शो करता है। यहाँ पर क्या है? रीज़न है, आपने यहाँ पर रीज़न दी हुई है, ये ट्रांसलेट डिवाइस ऑफ रीजन दी हुई, कंजंक्शन रीज़न टाइप है तो बिकॉज आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये घर पे रुका क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी, यहाँ पे रीज़न शो हो रही है, तो रीज़न शो हो रही है तो बिकॉज, क्योंकि बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। मैं उर्दू वैसे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, उर्दू ज़रूरी नहीं था, इंग्लिश और लैंग्वेज है, उर्दू और लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने उर्दू का मीनिंग एग्जैक्ट बता दिया, लेकिन यहाँ सिचुएशन से पता चलता है यहाँ पे रीज़न है, रीज़न की वजह से वो घर पे रुका है बारिश तेज़ होने की वजह, तो रीज़न में बिकॉज यूज़ होता है। ये कंजंक्शन रीज़न होती है, इसको ट्रांसलेट डिवाइस भी में भी मिक्स होती हैं कंजंक्शन। अच्छा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी? इन दिस सेंटेंस द बुक ऑन द शेल्फ हैज़ बीन सोल्ड इन द मॉर्निंग, यानी जो अलमारी में एक किताब थी ना वो बिक गई क्या? सुबह। द बुक जो उसने एडजेक्टिव फ्रेज कौन है इससे? एडजेक्टिवल या एडजेक्टिव। द बुक ऑन द शेल्फ हैज़ बीन सोल्ड इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखें हैज़ बीन सोल्ड ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है। वर्ब देखो यहाँ पर वर्ब लगा हुआ है, हैज़ बीन लगा हुआ है, ये पैसिव बनना होता है, तो ये वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये वर्ब वर्ब फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज जो होता है वो एक यानी अकेले में मीनिंग नहीं देता जब तक उसके साथ बाकी अल्फाज ना मिले। अच्छा, अब द बुक, अब बुक जो होती है वो क्या नाउन की तौर पर यूज़ करिए, नाउन फ्रेज़ है। अच्छा, ऑन द शेल्फ, अब देखो यहाँ पर नाउन को ऑन द शेल्फ जो है ये फ्रेज़ है जो बुक को डिस्क्राइब कर रही है, नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही हो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ से आपको समझना, जब पीछे नाउन दिया है और साथ ही आगे ये फ्रेज़ आगे उसको डिस्क्राइब कर रही है, बुक के बारे को डिस्क्राइब कर रही है। कौन सी बुक? ऑन द शेल्फ, ठीक है, जो शेल्फ पर थी। तो यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज क्या इसमें आएगी? ऑन द शेल्फ। ये बहुत आसान है, आपने इसको याद रखना है। जब आप देखना है नाउन से आगे लफ्ज़ कौन से फ्रेज आ रहे हैं, सर क्लास में भी आ सकती है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव के टाइप्स में भी एडजेक्टिव टाइप्स और रहती हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन। आपने अगर इनको समझ लिए इनके रूल, नाउन व्हाट को आंसर करता है, एडजेक्टिव हु विच टाइप को आंसर करता है, और व्हेन वेयर वाई हाउ को आंसर क्या करता है? एडवर्ब करता है। ये हमने रूल याद रख लिया तो आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी हो जाएगी, एडजेक्टिव एडवर्ब क्लास भी, नाउन क्लास भी, फ्रेज भी, ये आपके लिए मसला नहीं होगा। अच्छा, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑन द शेल्फ। आगे अच्छा, आगे 7वां है व्हाट क्वेश्चन डज द एडवर्ब फ्रेज आंसर इन द सेंटेंस। अभी मैंने आपको बताया कि एडवर्ब किसको आंसर करता है? हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, इसको आंसर करता है, लेकिन आप सिचुएशन देखनी है हमने टाइप, ठीक है, कौन सी है, यानी मैनर को ज़ाहिर करता है, फ्रीक्वेंसी को, डिग्री को, आप एडवर्ब प्लेस को करते हैं, रीज़न को करते हैं। अच्छा, व्हाट क्वेश्चन डज द एडवर्ब फ्रेज आंसर, यानी एडवर्ब फ्रेज किस क्वेश्चन को आंसर कर रही है इन दिस इस सेंटेंस में? ही वर्क विद डेडिकेशन, यानी उसने लगन के साथ काम किया, ठीक है। अब हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, अब देखो वेयर कहाँ होता है, अब यार उसने ही वर्क विद कैसे काम किया, तो कैसे, हाउ, हाउ इसका करेक्ट आंसर। वेयर कहाँ का होता है? व्हेन आप टाइम के बारे में, वाई रीज़न के बारे में होता है।
ठीक है। वेयर प्लेस के बारे में होता है। यहाँ पर क्या है, हाउ यहाँ पर मैनर को शो कर रहा है, उसने लगन से काम किया तो क्या है वो रीज़न को शो कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हाउ। अच्छा, नंबर 8 पे, इन विच सेंटेंस डज द प्रपोजिशन फ्रेज एक्ट्स एज एडजेक्टिव। अब प्रपोजिशन फ्रेज कभी एडवर्ब की तरह भी एक्ट करती है, एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करती है। अब उसने बोला किस तरह एक्ट कर रही है प्रपोजिशन फ्रेज। अब एडजेक्टिव में विच प्रपोजिशन एक्ट्स एज एडजेक्टिव, कौन सी इसमें प्रपोजिशन है जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रही है। द बॉय विद द ब्लू कैप इज़ माई ब्रदर, शी sang ड्यूरिंग द शो, ही वेंट टू मार्केट, वी विल लीव आफ्टर लंच। अब देखो, ही वेंट टू मार्केट और वी टू द मार्केट। अब यह टू द मार्केट यहाँ पर क्या है, किधर गया, कहाँ गया, तो ये एडवर्ब को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो फ्रेज है। अच्छा, वी विल लीव आफ्टर लंच भी, ये आफ्टर लंच प्रपोजिशन जो है ये भी यहाँ पर भी एडवर्ब को शो कर रही है। अच्छा, शी सेंग ड्यूरिंग द शेडो, अब उसने कब गाए, यहाँ तीनों एडवर्ब को शो कर रही हैं। तो द बॉय विद द ब्लू कैप, अब जब विद द ब्लू कैप हम पीछे भी आपको कराया था, ये नाउन पीछे भी एडजेक्टिव ये फ्रेज कराई थी, ये देखो बुक ऑन द शेल्फ, अब उसी से मिलता है विद द ब्लू कैप। अब बॉय विद द ब्लू कैप, उस बॉय को ज़ाहिर कर दी विद द ब्लू कैप। अब ये प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन दिया हुआ है, उसका प्रपोजिशन होता है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है विद द ब्लू कैप। अब यहाँ पर क्या है, ये द बॉय को डिस्क्राइब करे तो ये एडजेक्टिव बन गया विद द ब्लू कैप, ये एडजेक्टिव फ्रेज को जाहिर कर रहा है, ये वाला ये पहला वाला है। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, बाकी तीनों में एडवर्ब फ्रेज है, प्रपोजिशन जो है एडवर्ब को जाहिर कर रही है। अच्छा, आगे नवा एमसीक्यूज है। द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, द अंडरलाइन प्रपोजिशन फ्रेज इज आ एन, यानी अंडरलाइन प्रपोजिशन फ्रेज क्या है, फ्रेजल वर्ब है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है। अब देखिए, फ्रेजल वर्ब जो होता है ना वो एडोमेटिकल ईडियम की तरह होता है। ठीक है, यानी आप जो वर्ब एक होता है वर्ब फ्रेज, एक फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज मैंने आपको पहले बताया है कि इस तरह होती है, नाउन को डिस्क्राइब कर रही होती है। अच्छा, पार्टिसिपल ये होता है, मैंने पहले पिछले भी आपको बताया कि वो थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की तरह यूज़ होता है पार्टिसिपल। तो यहाँ पर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, प्लेस को ज़ाहिर कर रहे हैं। द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड। अच्छा, फ्रेजल वर्ब वो होते हैं ना जो मसलन बैंक ऑन, ठीक है, अब इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, ईडीएम की टाइप यूज़ होते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक है, मसलन आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है, अब स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इस तरह होते हैं। और वर्ब फ्रेज होते हैं रियल मीनिंग होते हैं, मसलन गोज़ टू, ये वर्ब फ्रेज होती है। और यहाँ पर ये अक्रॉस द फील्ड, अब देखो ये द डॉग रैन, यानी कुत्ता कहाँ भागा, अक्रॉस द फील्ड, पास्ट टेंस है, रन होता है तो पास्ट सिंपल टेंस है। तो बात क्या है, एडवर्बियल फ्रेज की यहाँ हो रही है। ठीक है, कहाँ भागा, अब किस को ज़ाहिर, अक्रॉस द फील्ड किस को ज़ाहिर कर रहा है, प्लेस को ज़ाहिर कर रहा है, तो एडवर्बियल फ्रेज इसका आंसर। वेयर को आंसर करे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ को, तो वो एडवर्बियल फ्रेज होती है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये फेडरल बोर्ड में वेबसाइट भी मिलती जुलती दो बार एमसीक्यूज दे दी, तो आपको रूल आप समझ लीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर लिया तो बहुत ईजी है आपके लिए, इसको पहचानना कोई मसला नहीं है। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो कमेंट करके मुझे से पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ दिस, ये सेंटेंस कौन सा है। आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट, यानी मैं बाज़ार गया था और मैंने कुछ फ्रूट ख़रीदा था। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स, या मैंने सी मिस कर गया, कंपाउंड कम्प्लेक्स। अच्छा, आप देखें, सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही क्लास होती है। ठीक है, अब इसमें दो क्लासेस दी हुई हैं, क्लास का सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होता है। देखो, आई वेंट टू, आई भी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, फिर आगे कंजंक्शन एन लगा हुआ है, आई बॉट टू सम फ्रूट। अब देखो, एंड फैन बॉयज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन फॉर एंड सो, एन फॉर एंड नॉर। ठीक है, सो बट
सो और जेट, ये सात जो होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन क्या होते हैं, जो मेन क्लास होती है वो दूसरी क्लासों के साथ मिल रही होती है। ये दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है कंजंक्शन के बगैर एक क्लास होती है, उसको ये क्लास कोऑर्डिनेट करती है, यानी उसकी कोऑर्डिनेशन के तौर पर यूज़ होती है। जब फैन वाइज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी होती हैं तो सेंटेंस कंपाउंड होता है जिसमें दो क्लास इंडिपेंडेंट ही होती है। ठीक है, जब फैन बॉयज़ लगे तो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन लगे तो क्लास इंडिपेंडेंट होती है। पहले ही देखें वो भी इंडिपेंडेंट क्लास में कनेक्शन है ही, फिर दूसरी क्लास एंड लगा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन लगा होता है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। दो क्लासेज हैं दोनों इंडिपेंडेंट है तो कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, आफ्टर आप मेरे सेंटेंसेस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में जाके ना आप सेंटेंस उस जाके देख सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस और उसकी फंक्शनल सेंटेंसेस का एक वीडियो बनाई हुई है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम से, आप वो सर्च करके कर सकते हैं। उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किए हैं सिंपल क्या होता है, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। अब मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने इनकी क्लासेस को डिस्कस करना शुरू कर दिया तो। अच्छा, आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क द टीम वर्क फाइनली बिगैन टू एलिवेट देयर रेपुटेशन, यानी जो मंथ आफ्टर मंथ ऑफ हार्ड वर्क, यानी जो आप मंथ पूरे महीने का जो मेहनत थी उसके बाद टीम वर्क ने क्या किया, बिगैन टू एलिवेट देयर रेपुटेशन, उन्होंने क्या अपनी क्या है अपना नाम बनाया। अब देखो नाम बढ़ाया। अब यहाँ पर उसने क्या, द व्हाट इज़ द मीनिंग एलिवेट, एलिवेट का मीनिंग क्या है सेंस में, रेज, लोअर, डिमिनिश, चैलेंज। अब देखो चैलेंज तो होता है किसी चीज़ का मुकाबला करना, चैलेंज होना आपको पता है। डिमिनिश रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। लो भी कम केस करते हैं। अब रेज, अब देखो उन्होंने नाम बनाया, रेज नाम, रेज होता है उठना बढ़ना, तो यहाँ पर इसका जो सही मीनिंग आ रहा है वो रेज है। देखो बाकी तीनों मिलते हैं, इस तरह आप पहचान सकते हैं। ऐसा होता है ज़्यादातर आपके जो मीनिंग आते हैं, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, वो तीन एक जैसे होते हैं, एक इससे डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो चैलेंज और सिचुएशन डिमिनिश, लोअर कम में आते हैं, रिड्यूस में आ जाते हैं, लो कम में आ जाते हैं। तो रेज अब यहाँ पर मीनिंग है, ये आप अक्ल से अपनी सेंस से भी कर सकते हैं। जब आते हैं कई बार मुश्किल ला सकते हैं लेकिन अपनी सेंस से भी कर सकते हैं आप। ईजी ज़्यादातर आते हैं, कभी मुश्किल आ जाए तो ज़्यादातर ऐसे होता है दो या तीन मिलते जुलते होते हैं, एक डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट होता है वही असल मीनिंग होता है। आर डिलीजेंट स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट हिज होमवर्क इन टाइम। डिलीजेंट है या डिलीजेंट है, सॉरी माजरत, अब मेरा इसको प्रोनाउंसिएशन का मसला आप चेक कर सकते हैं, तो जहन में नहीं आ रहा, तो गलती सबसे होती है। अब मेरे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मैंने इसकी देखी, डिलीजेंट होता है या डिलीजेंट होता है, आपको बेहतर पता होगा। ए स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट हिज होमवर्क इन टाइम, यानी जो स्टूडेंट है वो अपना टाइम पे काम मुकम्मल कर लेता है। चूज़ द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, वर्ड का सिनोनिम क्या है, यानी उसका मुतरादिफ क्या है। लेज़ी, हार्ड वर्किंग, रेकलेस, इनएफिशिएंट। अब रेकलेस केयरलेस को कहते हैं, बेहतियात जो एहतियात नहीं करता। लेज़ी सुस्त को कहते हैं। इनएफिशिएंट क्या होता है, नाकाफ़ी होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जो उसने कंप्लीट करे काम मेहनती होगा तो उसका क्या है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, डेलीजेंट का या डेलीजेंट का मीनिंग क्या है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, इसका सिनोनिम, तो ये इसका करेक्ट मीनिंग है। अच्छा, आगे है, हिज जनरस नेचर मेड हिम लवेबल टू एवरीवन इन द विलेज। चूज़ द एंटोनिम फॉर द जनरस। आज जनरस का आपने एंटोनिम या मुतज़ाद बताना है। काइंड, केयरलेस, गिविंग। अब देखो काइंड कहते हैं मेहरबान है, जनरस सखी को कहते हैं। ठीक है, जनरस है उसकी जनी जो उसका सखी कुदरत है उसकी, खुले दिल वाला है। काइंड मेहरबान खुले दिल वाला होता है। केयरलेस बेहतियात होता है उसका। अब गिविंग भी देने वाला होता है, तो स्टिंगी आता है। यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या है, क्या स्टिंगी। ठीक है, अब ये इसके जनरस का जो सखी है उसका जो स्टिंगी क्या सख्त है, उसका जो आगे एंटोनिम वो स्टिंगी होगा जनरस का। अच्छा, आगे है नंबर 14 पे, सारा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, द डार्क क्लाउड्स रोलिंग इन, लुक्स लाइक वर वी वर इन फॉर डाउन पावर, शी सेड। इनफर्म द मीनिंग ऑफ डाउन पावर, डाउन पोर, सॉरी डाउन पावर में पड़ गया डाउन पोर, पोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन सिनेरियो, यानी जो सिचुएशन दी उसका क्या है, इनफर मीनिंग आपने इसका हवाला किस मीनिंग का है। ठीक है, अब जो सारा ने देखा ना बाहर खिड़की के, डार्क क्लाउड जो होते हैं वो
आगे बढ़ रहे थे। तो यानी उसके क्या आप ड्रिजल ड्रिजल बूंदाबांदी कहते हैं जब, और हैवी रेन हेल स्टॉर्म जो होती है वो इसको कहते हैं यालाबारी को। ठीक है, जो बर्फ़ के टुकड़े जो कहते हैं यालाबारी कहते हैं। अब जो स्नो स्टॉर्म जो बर्फ़बारी को कहते हैं। अब देखो हैवी रेन है ये उसने क्लाउड्स को देखे हैं, पोर डाउन पोर कहते हैं, तेज़ जो बहुत ज़्यादा मूसलाधार टाइप होते हैं, तो वो हैवी रेन आता है। इसका जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है इसका। अच्छा, फ्रेंड वन, नंबर 15 में एमसीक्यूज है। फ्रेंड वन, द न्यू मैनेजर सीम्स वेरी अप्रोचेबल। फ्रेंड टू, या शीज़, ये कंट्रक्शन यूज़ हुई है, शीज़ है का शी इज़ का शीज़ बना है। ईजी टू टॉक एंड ऑलवेज लिसन। अब जो पहला दोस्त है वो क्या कर, जैसे अब होते हैं डायलॉग लिखते हैं तो उसमें फ्रेंड वन और फ्रेंड टू लिखते हैं। मैंने वेरी अप्रोचेबल यानी उस तक पहुँच है, वो कह रहा है इसके, तो जो पहला फ्रेंड है उसका उस तक पहुँच है। दूसरा फ्रेंड है, या शी इज़ टू टॉक एंड ऑलवेज लिसन। ठीक है, उसके यानी उसका काम, उसकी बात करना और सुनना उसकी क्या आसान है। व्हाट डज अप्रोचेबल मीन, अप्रोचेबल का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अनफ्रेंडली यहाँ कर लेते हैं हम, इसको मिडल में कर लेता हूँ मैं थोड़ा, चले छोड़िए अनफ्रेंडली। ठीक है, हमें इससे नहीं, आपको समझने से गर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे भी सेटिंग नहीं हो पाई। अनफ्रेंडली, हार्ड टू अंडरस्टैंड, स्ट्रिक्ट एंड हार्श, इजी टू एक्सेस। अधिक अनफ्रेंडली जो गैर दोस्त होता है, फ्रेंडली को दोस्ताना होता है, गैर दोस्ताना है। हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी सख्ती से समझना। स्ट्रिक्ट एंड हार्श यानी बहुत सख्त लहजे वाली। ईजी टू एक्सेस, अब अप्रोचेबल का जिस तक रसाई हो तो वो क्या होता है, ईजी टू एक्सेस होता है। तो उसका मीनिंग क्या है, ईजी टू एक्सेस यानी आसानी है, ईजी उस पर पहुँचना है। तो अप्रोचेबल का अप्रोच में जो चीज़ उसको ईजी टू एक्सेस मीनिंग होता है उसका। आगे नंबर 16 पे, चूज़ द सेंटेंस कंटेन्स अ सिम्बली। इसमें सिम्बली है। पोएटिक डिवाइसेस आप देखें यहाँ पर, आप सीधी सीधी उन्होंने दी हुई हैं, आपके और भी होती हैं 15-20 आपने। रेफ्रेन क्या होती है, एनाफोरा क्या होता है, ये चीज़ें आपने, इल्यूजन क्या होती है, 15-20 आपने जो मेन है ना आपकी पोएटिक डिवाइसेस। देखो फर्स्ट के पेपर में भी इस तरह आती है, पिछले साल वाला पेपर में अभी हम सीक्यूज आपको बनाऊंगा, वो भी डिस्कस करेंगे जो सेकंड एनुअल में हुआ है। तो ज़रूरी नहीं आपको सिम्बली मेटाफारी हैं, ये तो 9-10 में भी आती हैं। तो आपके 15-20 जो होती हैं, 20-25 आपने मेन पोएटिक डिवाइसेस आपने देखनी है, उनको समझना है, उनके रूल को समझना है। तो सिम्बली मेटाफर वाला तो ईजी होता है, आगे तो फिर दूसरी डिफरेंट भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सिम्बली का पूछा है। सिम्बली का तो दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, लाइक और या एस का यूज़ होता है। लाइफ इज़ रोल कास्टर ऑफ इमोशन। आप देखो लाइफ रोल कास्टर जो होते हैं, ये जो आप जाते हैं सैर करने, यहाँ पे ये जो लगे होते हैं घूमने वाले लिफ्टें, ये इमोशन के हिसाब के लिए है। यानी लाइफ इज़ रोल कास्टर ऑफ मोमेंट, यानी उतार चढ़ाव आना ये इमोशन ज़िंदगी में है। ठीक है, ज़िंदगी उतार चढ़ाव की तरह है। उसमें उतरने वाली जो सीढ़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, लिफ्टें वगैरह होती हैं, जो गोल चक्कर होते हैं, ये वो होते हैं, इसको रोल कास्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी के जज्बात का जाके, यानी ज़िंदगी जो है वो रोल कास्टर यानी जज्बात का रोल कास्टर है। ठीक है, जज्बात के उतार चढ़ाव का नाम है। लेकिन यहाँ लाइफ को रोल जज्बात के उतार चढ़ाव के साथ कंपैरिजन किया गया, लेकिन लाइक और एस के बगैर। तो ये मेटाफर है, ये सिम्बली नहीं है। बिजी बीज बज्ड अराउंड द ब्लूमिंग ब्लॉसम, यानी चमकते हुए जो फूल हैं वहाँ पर, वो जो शहद की मक्खियाँ हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गूंज बनाई है। अब यहाँ शहद की मक्खियों की गूंज बनाना है, तो यहाँ पर ओनोमेटोपिया जो होता है ना, बज़ करना, वो ओनोमेटोपिया साउंड की आवाज़, वो ओनोमेटोपिया भी है। एक लिहाज से गूंज ये इंसानी क्वालिटी दी हुई है, एक लिहाज से पर्सोनिफिकेशन भी है, ये इमेजरी भी बन सकती है। ठीक है, इसको ऑडिटरी इमेजरी भी हो सकती है, इसमें कई पोएटिक डिवाइसेस बन जाती हैं। अच्छा, लेकिन इसमें सिमिली नहीं है, लाइक और एज का यूज़ नहीं है। द ग्रास फेल्ट ग्रीन एंड डेवी अंडरफुट, यानी जो पाँव के नीचे शबनम, और क्या होता है जो ग्रीन ग्रास पे मैंने शबनम महसूस हुई पाँव के नीचे, यानी कतरे जो होते हैं और उसके, वो शबनम उसको कहते हैं। तो ये एक विजुअल इमेजरी भी बन सकती है। ठीक है, ये टच वाली इमेजरी बन सकती है, जिसके टेक्टाइल इमेजरी कहते हैं। इमेजरी टाइप बन सकती है, लेकिन यहाँ पर ये वो क्या है, सिम्बली नहीं है। हर आइस स्पार्कड लाइक एमरल्ड एमरल्ड्स। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मसला है,
तो कई लफ्ज़ इस तरह मेरे लिए भी आ जाते हैं, तो उस पर आप माइंड नहीं करना। एमरल एमरल्ड जो होते हैं ना, वो एक यानी सब्ज़ पत्थर होता है जिसमें शफाफ होता है, ठीक है। उसकी आय इस तरह यानी चमकती थी, ठीक है। वो ग्रीन पत्थर होता है, शफाफ बिल्कुल होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये इसको इसके साथ कंपैरिजन किया गया, देखिए लाइक का यूज़ है, लाइक का स्पार्कल किस तरह करती हैं, उसके साथ ये ज़मुर्द इसको कहते हैं, उसके जो पत्थर है उसको ज़मुर्द कहते हैं। तो उसके साथ कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ये सिमली का यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जो इंसानी क्वालिटी नॉन यानी गैर इंसानों को, नॉन ह्यूमन को दी जाती है। आवर टीचर इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया। अब देखो हमारा टीचर एक इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया क्या है, किसी मौजूद पे डिटेल होना, किसी मौजूद पे, जैसे डिक्शनरी होती है इस तरह डिक्शनरी की इंसाइक्लोपीडिया है, कोई भी मौजूद है उसके। लेकिन टीचर को इंसाइक्लोपीडिया के साथ कंपेयर किया गया लाइक और एज के बगैर। ये क्या है, मेटाफर है। द शेडो क्रीप्ड साइलेंटली क्रॉस द रूम। अब देखो शेडो क्रीप करता है, क्रीप क्रीप होता है रेंगना, स्लो चलना। द शेडो क्रीप साइलेंटली क्रॉस रूम, यही बनता है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। देखो शेडोज़ को, जो साए को इंसानी क्वालिटी दी हुई है। अब साया तो नहीं टींगता है, इंसान टींगना इंसानी क्वालिटी तो साए को दी हुई है। अच्छा, ये यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन। आगे दोनों बताते हैं। हर वेलवेट ड्रेस शिमर्ड लाइक मून लाइट ऑन वाटर। यहाँ पर ये सिमली का यूज़ है, उस वेलवेट ड्रेस को उसके नीचे चमकना है, मून लाइट की तरह चमकदार है वेलवेट का ड्रेस। द सॉफ्ट ग्लो ऑफ कैंडल इल्यूमिनेटेड द डार्क रूम। यार जो उसने क्या है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, यानी सॉफ्ट ग्लो ऑफ, जो मोमबत्ती का जो उसकी चमक क्या किया उसने, पूरे जो उसका ग्लो बना था ऊपर जो चल रही थी, उसने क्या पूरे रूम को क्या किया, जो अंधेरे को उसने क्या रोशन कर दिया, यानी एलिमिनेटेड रीजन, पूरा जो अंधेरा छाया था रूम को उसको उसने रोशन कर दिया। जो ऊपर मोमबत्ती आप जलाते हैं ना, ऊपर जो छोटी सी बनी होती है, तो उसने पूरे रूम को रोशन किया, एक जनरल स्टेटमेंट है। अच्छा आगे द सेंटेंस, अब दास में लिखा, द सेंटेंस लाइफ इज़ अ रिडल इज़ एन एग्जाम्पल। अब देखो लाइफ को रिडल के साथ एग्जाम्पल दी हुई है, तो क्या है ये, मेटाफर है, ठीक है। लाइक और एस के बगैर एग्जाम्पल में मेटाफर है। एलिट्रेशन क्या होती है, जब वावल्स सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो, ये बजी, यहाँ पर भी ये देखो, ये जो ऊपर था ये भी एलिट्रेशन भी था एक लिहाज से, बजी बी साउंड बार बार आ रहा है। नियर बाई वर्ड्स होता है, यानी वर्ड के करीब करीब सात सात वर्ड के आते हैं, एक लफ्ज़ छोड़ के आगे या राउंड के बाद भी आ सकता है। ये देखो ब्लू में ये सात सात वर्ड होते हैं, तो उनमें आता है एक जैसा कॉन्सोनेंट साउंड, एक वॉल साउंड होता है, वो एसोनेंस होती है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो होती है एलिट्रेशन होती है यहाँ पर। लेकिन एलिट्रेशन नहीं है, ये क्या है, रिडल, लाइफ इज़ अ रिडल के साथ लाइफ को कंपेयर किया गया, तो क्या है ये मेटाफर है। अच्छा आगे है 19 नंबर पे सेकंड लास्ट एमसीक्यूज़ है, जो फेडरल बोर्ड की मॉडल पेपर में दिया हुआ है, जो न्यू करिकुलम के हिसाब से। अ राइटर वांट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन इन हॉरर हिस्ट्री, विच सेटिंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। अब देखो राइटर वांट टू क्रिएट ए सेंस ऑफ आइसोलेशन, जो तन्हाई है ना, वो स्टोरी क्रिएट करते हुए, हॉरर स्टोरी यानी जो होती है खौफनाक स्टोरी, उसमें कौन सी सेटिंग कौन इफेक्टिव होगी। अब बिजी ट्रेन स्टेशन एट नून, यानी दोपहर वक्त, यानी बिजी ट्रेन स्टेशन दोपहर के वक्त जो बिजी ट्रेन स्टेशन होता है रेलगाड़ी का, वो अब उस हॉरर मूवी में, इसमें तो हॉरर नहीं आता। अ रिमोट abandoned cabin deep in the woods far from the town। अब जंगल, दूर दराज जंगल जो होता है, cabin deep in the woods, उसका जो बहुत जंगल की गहराई में बात हो रही है, बहुत दूर दराज के एरिया में, तो यही इसका ऑप्शन आता है, ठीक है। अच्छा सनी बीच फील्ड विद द टूरिस्ट, यानी एक जो साइल है जो स्याह के साथ भरा होता है। अब देखो यहाँ पे भी हॉरर तो उसमें कोई नहीं है, यानी इसमें खौफनाक वाली बात कोई नहीं है। कॉलेज कैफेटेरिया ड्यूरिंग लंच टाइम, इसमें भी कोई हॉरर की बात नहीं, कॉलेज का कैफेटेरिया कैंटीन एरिया है उसमें लंच टाइम के दौरान, तो हॉरर यहाँ पर ये होता है जंगल वाला आता है, ठीक है, रिमोट बहुत जो दूर दराज इलाका होता है। विच ऑफ द गिवन सिचुएशन, यानी इलाके को कहते हैं रिमोट वैसे, ठीक है। कैम्बर इन द फार फ्राम द टाउन, यानी जो कस्बे से बहुत दूर होता है, वहाँ ही हॉरर होता है ना, अब जंगल में ही
अब यहाँ पर जो बिज़ी स्टेशन है वहाँ पर तो हॉरर की कोई बात नहीं है, उसके खौफ की बात नहीं है। हॉरर मूवी में आपने देखा होता है कि किस तरह होते हैं। अच्छा, विच ऑफ द गिवन सिचुएशन डिस्क्राइब एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। अब एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या होता है अंदरूनी, एक्सटर्नल क्या होता है बैरूनी। फीलिंग गिल्टी आफ्टर लाइन, ठीक है। अब देखो झूठ बोलने के बाद क्या है, ये मुजरम यानी फील करना, ये जहन की एक्टिविटी, ये इंटरनल एक्सटर्नल, ये अंदर की आपकी फीलिंग है। अब बुलेट टीनेजर स्टैंड अप टू द हिज टॉर्मेंटर। अब देखो उसने क्या है, बुलेट टीन जो टीनेजर है, ये 13 से 19 साल होता है, स्टैंड अप टू हर टॉर्मेंटर, वो गया उसके टॉर्मेंटर के साथ क्या है, आगे उसके आगे खड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही बनता है कन्फ्लिक्ट, ये एक बैरूनी झगड़ा है, ये बैरूनी कन्फ्लिक्ट है। अच्छा, अ सोल्जर हेजिटेट टू पुल ट्रिगर टॉर्न बिटवीन ड्यूटी एंड मोरालिटी। अब ये उसने ड्यूटी और मोरालिटी के दरमियान जो सोचा, ठीक है, ये टॉर्न ड्यूटी एंड मोरालिटी हेजिटेट फील किया, यहाँ पर इंटरनल है, अंदरूनी है, ठीक है। चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब यहाँ पर राइट और रॉन्ग यानी जो सही है गलत उसके दरमियान चूज़ करना, ये भी अंदर की फीलिंग आती है। ये देखो बाकी सारी क्या है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर जो ये वाला बनता है सेकंड वाला, जो वो लड़का स्टैंड हुआ था उसके दूसरे मुखालिफ के, तो वो बनता है इसका। अच्छा, ये आपके 20 MCQs थे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई समझाते हुए, ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट करना है, तो मैं आपको कमेंट में अप्लाई कर दूँगा। तो आप आपका जो उसका बाकी पार्ट है उसकी वीडियो भी बना लेते हैं, आपके जो सब्जेक्टिव पार्ट में ग्रामर की चीज़ें दी हैं उसके भी, और आपका जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 था जो अक्टूबर में हुआ था उसके भी हम चीज़ें देख लेते हैं, ताकि आपको हर तरह की तैयारी हो जाए। आपको ग्रामर के पे ग्रिप होनी चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारे रूल्स आने चाहिए, तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।